सूरज गुरूब होने के बाद मैं तहजीब के साथ शीगोराई की सड़कों पर निकल आया। कार का रुख मैंने सुनसान सड़क की तरफ मोड़ दिया था। प्रोग्राम के मुताबिक तहजीब को मादाम क्लारा से ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करनी थी और इसके लिए ज़रूरी था कि उससे गुफ्तगू के दौरान हम मुतहर्रिक रहें, वरना हम मारे जाते। ऐसे आलात की कमी नहीं थी जो नशरियात की समत और फासले की निशानदही करते थे। राब्ता कायम होने पर तहजीब ने बड़े शगुफ्ता लहजे में कहा, मैं तुम्हारी मौत बात कर रही हूँ क्लारा भूरी बिल्ली। तुमने रीना सोलोमन से अदम ताउन का रवैया अपना कर अच्छा नहीं किया। रीना सोलोमन के बारे में तुम्हें ये मालूम नहीं होगा कि अगर वो एक बार मैदान अमल में उतर आए तो फिर उसकी राह में कोई मुश्किल हायल नहीं हो सकती। क्लारा की आवाज आई, मैंने तुम्हारे बारे में संजीदगी से गौर किया है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुल्क से बाहर जा रही हो। तहजीब ने कहा, ऐन वक्त पर मुझे ख्याल आया कि शायद तुम मेरे इस तरह चले जाने को मैदान छोड़ने पर महमूल करो और मुझे ये हरगिज गवारा नहीं है, लिहाजा मैंने अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। क्लारा बोली, तुम जो चाहो कह सकती हो, इसलिए कि फिलहाल तुम्हारा पल्ला भारी है और वक्ती तौर पर मुझे तुम्हारी बरतरी तस्लीम करने में कोई यार नहीं है। तहजीब बड़े जहरीले अंदाज में हंसी, बोली, पै दर पै शिकस्तें तुम्हारा मुकद्दर बनी हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारे ये तेवर हैं। क्लारा ने कहा, ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मुतालबा क्या है। तहजीब ने कहा, सबसे पहले मैंने तुम्हें खबर दी कि तुम्हारा एक आदमी विल्सन गोइटे हिल से एक आदमी का कटा हुआ सर लेकर आ रहा है, लेकिन तुमने उस बात को इसलिए अहमियत नहीं दी कि यहाँ की हुकूमत के जो करता धरता हैं उनसे तुम्हारे अच्छे मरासिम हैं। फिर हमने तुम्हारे एक आदमी को अगवा किया, तुमने उसे भी कोई अहमियत नहीं दी, शायद इसलिए कि वो आदमी तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा अहम नहीं होगा। उसके बाद मेरे चक्कर में तुम्हारा एक आदमी मारा गया। तुम लोग फिर भी राह रास्त पर नहीं आए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि डन हिल के एक मामूली से पैकेट ने तुम्हारे कसबल निकाल दिए हैं। क्या उस पैकेट की अहमियत बहुत ज़्यादा है? क्लारा ने गड़बड़ा कर कहा, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा भी नहीं है। दरअसल मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। तहजीब हंस पड़ी, बोली, खामखा या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी हूँ। तहजीब के लहजे में तंज की बहुत गहरी काट मौजूद थी। क्लारा तिलमिला कर रह गई। उसने बड़ी एहतियात से कहा, तुम गलत समझ रही हो। आपस में तसादुम का नतीजा हम दोनों ही के हक में मुज़िर होगा, इसलिए बेहतर यही है कि हम मसालेहत की कोई राह निकाल लें। तहजीब बोली, यही बात तो मैंने भी तुमसे इब्तिदा में कही थी, जो उस वक्त तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें जल्द ही अक्ल आ गई, वरना बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठाकर तुम आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचती। क्लारा ने जल्दी से कहा, ठीक है, अब तुम ये बता दो कि तुम्हारा मुतालिबा क्या है। तहजीब ने कहा, बहुत सादा और आसान सा मुतालिबा है, तुम्हारे गैर कानूनी कारोबार में 50% हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। क्लारा ने बड़ी मुश्किल से कहा, 50%? इतना बड़ा हिस्सा तो किसी बुनियाद पर ही दिया जा सकता है। तहजीब चाहे की बोली, बुनियाद तो मौजूद है क्लारा डियर। रीना सोलोमन नहीं चाहेगी कि तुम लोग शीगोराई में कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे कान उन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर मरकूज थे, मगर मेरी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग की तरफ थी। मैं बहुत तेज कार चला रहा था और तेजी से सड़कें तब्दील कर रहा था ताकि कोई आला हमारी यकीनी निशानदही न कर सके। तहजीब ने कहा, जो कुछ तुमने अभी तक देखा वो मेरे आदमियों की कारकर्दगी का अदना सा नमूना है। मैं तुम्हें ढील दे रही हूँ ताकि कम से कम नुकसान के इवज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अकल आ जाए। गौर करो तो ये तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है। हमने अब तक तुम्हें कोई बड़ा नुकसान पहुँचाने से गुरेज किया है, लेकिन अगर तुम्हारी रविश यही रही तो फिर अपनी मसलहत कोशी की मौजूदा रविश तर्क कर देनी पड़ेगी। क्लारा ने कहा, सुनो रीना, हम यहाँ कोई कारोबार नहीं कर रहे कि उसकी आमदनी में से 50% तुम्हारे हवाले कर दें। तहजीब बोली, रीना सोलोमन की मालूमात में आज तक कोई शख्स भी इजाफा नहीं कर सका। तुम मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि तुम लोग क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, इसलिए कि तुम्हारे बारे में हम वो कुछ भी जानते हैं जो शायद तुम्हें भी मालूम ना हो। वो बोली, ओह, तो तुमने डेविड रियान पर तशद्दुद करके उसकी जबान खुलवा ली। तहजीब ने तंजिया लहजे में कहा, और डेविड रियान को किसकी निशानदही पर अगवा किया था? नहीं क्लारा डियर, हम अपनी मालूमात के लिए किसी एक जरिए के मोहताज नहीं हैं। जो लोग किसी एक जरिए पर इन्हिसार करते हैं उनकी जिंदगी भी बड़ी मुख्तसर होती है। क्लारा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसे वो किसी भी तरह सुलझा नहीं पा रही थी। यह मुमकिन था कि डेविड की जबान खुलवा कर उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली गई हूँ, मगर फिर सवाल ये पैदा होता था कि डेविड तक किस तरह पहुंचे। और सबसे बड़ा धमाका तो ये था कि जो माइक्रो फिल्में इंतहाई खुफिया तरीके से मंगवाई गई थी, हमें उसके बारे में किस जरिए से इत्तला मिली। चंद लम्हों के बाद तहजीब ने दोबारा कहा, डेविड रियान को उंगली भी नहीं लगाई गई क्लारा। अगर तुम्हें उस पर शुबा है तो उससे तुम्हारी बात कराई जा सकती है। क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुतालबे पर गौर करने के लिए मुझे वक्त दरकार होगा।
तहजीब बोली, तुम गौर करो तो तुम्हें महसूस होगा कि मेरा मुतालबा नाजायज नहीं है। अगर हम चाहें तो तुम लोग शीगोराय में कुछ भी नहीं कर सकते। क्लारा बोली, मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम अचानक ही नमूदार हुई हो। मैंने कभी किसी से तुम्हारा जिक्र तक नहीं सुना। तहजीब बोली, ऐसा ही होता है क्लारा। रीना सोलोमन के शिकार कभी इसका तस्करा भी जबान पर नहीं लाते। कुछ अरसे बाद तुम भी यही करोगी। मुझे भी नामो नमूद का शौक नहीं है। अगर किसी मौके पर तुम ये भी कह दो कि रीना सोलोमन तुम्हारी जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है, तब भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि हमें बाकायदगी से हमारे हिस्से की रकम अदा होती रहे। क्लारा ने कहा, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ रकम की मंजूरी मिल जाए ताकि तुम्हारा काम भी चलता रहे। तहजीब गुर्राई, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ क्लारा। हमें मुस्तकिल तौर पर तुम्हारे मुनाफे की 50% रकम चाहिए होगी, वरना तुम्हें शीगोराय से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। क्लारा बोली, जहाँ हमारे कारोबार जरूर हैं रीना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे अखराजात हैं। तहजीब ने फैसला कुन लहजे में कहा, या कुल आमदनी का 50% या कुल अखराजात का 50%, इससे कम पर तो सौदा नहीं हो सकता। क्लारा बोली, तुम ज्यादती कर रही हो। हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं। तुमने शायद हमसे गलत तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा, रीना सोलोमन कभी गलती नहीं करती क्लारा भूरी बिल्ली। अभी तक तुम इस खुशफहमी का शिकार मालूम होती हो कि शायद हम डनहिल के पैकेट की असलियत तक नहीं पहुंच सके। मैं तुम्हारी खुशफहमी दूर कर देना चाहती हूँ। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमने सिगरेटों में पोशीदा माइक्रो फिल्में बरामद कर ली हैं। एक बार फिर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। ये बात अगरचे बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये इत्तला किसी बम की तरह क्लारा के आसाब पर गिरी थी। उसका बस चलता तो रीना सोलोमन को गोलियों से छलनी कर देती, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि हम मुकम्मल तारीकी में थे और हम तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई सिरा भी नहीं था। तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया भूरी बिल्ली? क्या मैं तुम्हें ये भी बताऊं कि तुम्हारे आदमी मुझे साहिली तफरीगाह में ढूंढते फिर रहे थे, और ये कि उन्होंने मुझे तलाश करने के लिए उस शख्स का सहारा भी लिया था जो टेलीफोन के नजदीक काउंटर पर मौजूद था। क्लारा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने वाकई तुम्हें समझने में गलती की थी, लेकिन मेरी दरखास्त है कि इन माइक्रो फिल्मों को जाया नहीं होना चाहिए। तहजीब बोली, क्या तुमने मुझे इतना अहमक समझ रखा है क्लारा? वो फिल्में तो तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा कार्ड हैं। हम भला उन्हें किस तरह जाया कर सकते हैं? क्लारा बोली, मैं खुद मुख्तार नहीं हूँ रीना, वरना मैं अभी मामले को ख़त्म कर देती, लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे भी कुछ दूसरे लोगों से मंजूरी लेना पड़ती है। तहजीब ने कहा, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ क्लारा। हमने तुम्हें छेड़ने से कबल तवील अरसे तुम्हारा बहुत करीब से जायजा लिया है। तुम्हारे तमाम तरीक़ेकार हमारे इल्म में हैं। अगर तुम कहो तो मैं शीगोराय में तुम्हारे अड्डों के बारे में तफसीलात फराहम कर दूं। मैं तुम्हें ये भी बता सकती हूँ कि कहाँ से तुम्हें कितनी आमदनी होती है। वो बोली, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं इस वक्त तुम्हें कोई हतमी जवाब नहीं दे सकती। तहजीब बोली, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि आइंदा तुम्हारा जवाब क्या होगा। तुम मामूली रद्दोकद के बाद बड़ी से बड़ी रकम अदा करने के लिए भी तैयार हो जाओगी, और अदायगी भी हमारे तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक होगी, लेकिन इस आड़ में तुम हम तक पहुंचने की कोशिश करोगी, और मैं तुम्हें पेशगी इत्तला दे रही हूँ कि तुम्हारी ये कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। क्लारा ने कहा, तुम्हारे तमाम खदशात गलत साबित होंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारा मुतालबा मिन्नो अन तस्लीम कर लिया जाए। तहजीब जहरीले लहजे में बोली, तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं करोगी, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। क्लारा ने तहजीब के जवाब पर कोई रद्द अमल जाहिर करने की बजाय सरसरी लहजे में कहा, लेकिन मैं तुमसे राब्ता किस तरह कायम करूंगी? तहजीब ने कहा, इसके लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सुबह 9 बजे के करीब मैं तुमसे खुद ही राब्ता कर लूंगी। तहजीब ने गुफ्तगू करके ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। फिर बोली, क्या ख्याल है अली? मैंने तसल्ली बख्श गुफ्तगू की है ना? मैंने तारीफी नजरों से उसकी तरफ देखा। कहा, तुम अपना रोल गैर मामूली खुश उसलूबी से निभा रही हो। अगर तुम में ये खूबी न होती तो तुम अली जार खान की मंजूर नजर क्यों होती? क्राउन नाइट क्लब के वसी वरीज अहाते में स्टील ग्रे कलर की चमचमाती हुई मर्सिडीज दाखिल हुई और पार्किंग लॉट में जाकर रुक गई। स्टील ग्रे कलर की उस मर्सिडीज से उम्दा किस्म के सूट में उतरने वाला मैं खुद था। मेरे हाथों की उंगलियों में बेशकीमत जवाहरात की उंगश्तरियां नजर आ रही थीं। मैं एक खास मकसद के तहत इस हुलिये में यहाँ आया था। बट ने इस क्लब के बारे में तफसीली मालूमात मुझे फराहम कर दी थी। यहाँ के दस्तूर के मुताबिक जब भी कोई अजनबी और अमीर शख्स यहाँ दाखिल होता था तो उसे यहाँ मौजूद लड़कियाँ घेर लेती। वो लड़कियाँ खास तौर पर इस मकसद के तहत वहाँ मुलाजिम रखी गई थीं। वो न सिर्फ हर किस्म की रफाकत के लिए तैयार रहती थीं, बल्कि उनकी कोशिश ये भी होती थी कि किसी तरह उस शख्स को जुए खाने में ले जाएं जहाँ बड़े पैमाने पर जुआ हुआ करता था, और वहाँ से किसी भी शख्स का जीत कर निकलना मुहाल था।
पार्किंग लॉट से निकलकर क्लब की इमारत की तरफ बढ़ते वक्त मुझे वो लड़की नजर आ गई, इंतहाई हसीनो जमील। उस लड़की ने मगरबी लिबास बड़े सलीके से जेबतन कर रखा था। उसके किसी अंदाज से आमियानापन जाहिर नहीं होता था और ना उसके बारे में ये शुबा किया जा सकता था कि वो खास इस मकसद के तहत यहाँ मुलाजिम रखी गई होगी। नजदीक पहुंचने पर उसने अपनी मुतरन्नम आवाज में कहा, हाय, मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ तन्हा आए हैं। मैंने बेरुखी से कहा, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं सका। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? वो खजिल सी हो गई, बोली, ओह माफ करना, पहले मुझे अपना तारुफ करवा देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब करवा देती हूँ। मुझे फ्लोरा कहते हैं और मैं एक मकामी फर्म में टाइपिस्ट हूँ। मैंने सपाट लहजे में कहा, अच्छा, तो मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसने उदासी से कहा, ये बहुत महंगी जगह है, कभी कभार दिल घबराता है तो इस तरफ निकल आती हूँ। वक्ती तौर पर किसी की रफाकत मयसर आ जाती है तो थोड़ी बहुत देर के लिए दिल बहल जाता है। कभी कोई नहीं मिलता तो यूं ही वापस चली जाती हूँ। इतनी महंगी तफरीह मैं तो महीने में एक बार भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने उसे गौर से देखा, कहा, तो तुमने इसलिए मुझे रोका था? वो बोली, मालूम नहीं तुम मेरे बारे में क्या ख्याल करो, लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम अकेले हो, शायद तुम भी मेरी तरह तन्हाई महसूस कर रहे होगे, इसलिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया माय डियर फ्लोरा। मैं भी किसी हसीन रफाकत का मुतमन्नी था, लेकिन मेरे साथ मुश्किल ये है कि मैं रफाकत खरीदने का कायल नहीं हूँ। ये ऐसी चीज है ही नहीं जिसकी खरीदो फरोख्त की जाए। ये तो बाहमी रजामंदी के सौदे होते हैं। अगर कोई सिर्फ फर्ज निभाने के लिए साथ दे तो शदीद ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है। वो बोली, मैं भी हर कस नाकस को अपना साथी नहीं बनाती। अगर कोई दिल को भा जाए तो ठीक, वरना मैं वापस चली जाती हूँ। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, गोया आज शाम खुशकिस्मती मेरा मुकद्दर है। अगर मैं किसी और चीज की ख्वाहिश करता तो वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरी झोली में आ गिरती। उसने मुस्कुराकर मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसने बड़ी बेबाकी से कहा, खुशकिस्मत तो मैं हूँ, वरना कहाँ मैं और कहाँ तुम जैसा वजीह नौजवान। मैं जोर से हंस पड़ा। कहा, तुम्हारी सोहबत में बड़ा पुरलुत्फ वक्त गुजरेगा, तुम तो गुफ्तगू के फन में भी ताक हो। उसने शिकायती अंदाज में कहा, मालूम नहीं क्यों तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, यूं जैसे मुझसे शिकायत करना उसका हक हो। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि वो हर एक को ऐसे ही अंदाज दिखाकर घेरती होगी। जिस तरह उसने मेरी तारीफ की थी, औरों की तारीफ भी उसी तरह करती होगी। वो तो खैर इस बात के पैसे लेती थी, लेकिन मैं खूब जानता था कि हर लड़की इस किस्म के निस्वानी हथियार से लैस होती है। उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि वो कब संजीदा है और कब बेवकूफ़ बना रही है। दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस किस्म के जाल में फंस जाते हैं और बज़ों में खुद यही समझते रहते हैं कि वो खुद सिन्फ नाजुक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन एक न एक दिन उन्हें मालूम हो ही जाता है कि वो अपनी तमाम तर चालाकियों के बावजूद चोट खा गए हैं। इस इंकिशाफ के बाद थोड़ा बहुत वक्त पछतावे में गुजारने के बाद वो असर नौ निकल खड़े होते हैं दोबारा बेवकूफ़ बनने के लिए। मैं इन तमाम हक़ाइक़ से बाखबर था, लेकिन ये क्यों कर मुमकिन था कि मैं धोखा खा जाता, लेकिन मैं उस पर जाहिर नहीं कर सकता था कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ़ हूँ। मैं तो यहाँ आया ही बेवकूफ़ बनने के लिए था। मैंने एक तवील सांस ली और मुस्कुराकर कहा, खाकसार को एडम डी फ्लॉक कहते हैं। आप आसानी के लिए मुझे सिर्फ एडी कहकर भी मुखातिब कर सकती हैं। वो मुस्कुराई, बोली, ठीक है, क्या तुम यहाँ अक्सर आते रहते हो मिस्टर एडी? उसने सवाल किया, हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि मैंने पहली बार क्राउन नाइट क्लब के अहाते में कदम रखा है। ये कैसे मुमकिन था कि वो वहाँ आने जाने वालों से वाकिफ न हो? आखिर वो वहाँ मुस्तकिल मुलाजिम की हैसियत से काम कर रही थी। मैंने कहा, नहीं, मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि तुम जैसी खुश जमाल दोशीज़ा रहनुमाई के लिए मिल गई, वरना मैं तो यहाँ के कवानीन से कतई ला इल्म हूँ। उसने कमाल बेतकल्लुफी से मेरा हाथ थामते हुए कहा, इस एतबार से तो वाकई तुम खुशकिस्मत हो। आओ पहले टिकट खरीद लें, फिर अंदर चलेंगे। 2 टिकट खरीदने के बाद मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। उसने मेरे साथ अंदर दाखिल होते हुए कहा, यह क्लब इस एतबार से मुनफरिद है कि यहाँ हर किस्म का माहौल मयसर आ जाता है। तुम ये बताओ कि तुम्हारा मूड क्या है? मैंने बड़े रोमांटिक लहजे में कहा, जी चाहता है कि पुरसुकून से गोशे में बैठकर तुमसे बातें करते हुए रात बिता दूं। ये कहकर वो हंस पड़ी। मैंने कहा, मैं खुद भी ऐसे ही मूड में हूँ, तो फिर आओ लॉन की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ कोई लॉन भी है और अगर है तो किस किस्म का है, लेकिन मुझे इस पर ज्यादा गौर न करना पड़ा। चंद राहदारियों से गुजरने के बाद एक दरवाजे से निकलकर हम एक लॉन में पहुंच गए, जहां बाकायदा मेजें और कुर्सियां बिछी हुई थीं। उस कुशादा लॉन के गिर्द ऊंची दीवार थी और दीवार के साथ साथ कुंज बने हुए थे जिनके अंदर भी बैठने का इंतजाम था। मजेदार बात यह थी कि वहां बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं था। रोशनी के लिए मेज पर 2 खूबसूरत डिजाइन वाली लालटेनें जल रही थीं,
जिन की मध्यम रोशनी ने माहौल को कुछ ज्यादा ही रोमांटिक बना दिया था। मैंने वाकई हैरान होते हुए कहा, कमाल है भाई, ये तो बिल्कुल वैसा ही माहौल है जिसकी मुझे इस वक्त ख्वाहिश थी, लेकिन जहां तो चंद ही मेजें आबाद नजर आ रही हैं। फ्लोरा ने अपने नर्मो नाजुक हाथों से मेरा हाथ थाम कर दूर उफ्तादा कुंज की तरफ बढ़ते हुए कहा, जहां सिर्फ वही लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा खुश ज़ौक़ होते हैं। इस लॉन का नाम गोशाए आफियत है और एक इसी की कशिश मुझे यहाँ खींच कर ले आती है। वो मेरा हाथ थामे थामे मुझे एक कुंज तक लाई जिसके बराबर वाले दोनों कुंज गैर आबाद थे। फ्लोरा के अज़ाइम अच्छे नहीं दिखाई दे रहे थे, ताहम अब मैं यहाँ आ गया था तो मुझे भुगतना ही था। कुंज में कदम रखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरा ख्याल था कि कुंज के अंदर भी नशिस्तों की तरतीब वही होगी जो बाहर है, यानी एक मेज के गिर्द 4 कुर्सियां, मगर वहां तो मंजर ही कुछ और था। मेज दीवार में नस्ब थी और उसके सामने एक सोफा नुमा नशिस्त जिसके पहलू और अकब की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी बल्कि जोड़ा पूरी तरह छुप जाए। गोया अगर यहाँ बैठना था तो उसके साथ एक ही नशिस्त पर बैठना पड़ता, और उसके बाद जो कुछ भी होता उसे सोचकर ही मुझे झुरझुरी सी आ गई। लेकिन मुश्किल ये थी कि मैं जो कदम उठा चुका था उसे वापस भी नहीं ले सकता था, लिहाजा दिल पर जबर करके मुझे एक कदम और उठाना पड़ गया। मेरे हाथ पर फ्लोरा के गुदास हाथ के दबाव में इजाफा हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, बहुत उम्दा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस जंजाल में फंस गया हूँ। मुझे उससे इस कदर बेबाकी की तवक्को नहीं थी। उसने मेरे कानों में सरगोशी की, बोली, तो फिर तुम अचानक इतने बुझे बुझे क्यों नजर आने लगे? मैं घबराते हुए अंदाज में हंस पड़ा, कहा, मैं बुझा हुआ? नहीं, हरगिज नहीं, मैं तो बुझा हुआ नहीं हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। उसने मेरे कांधे से सर टिकाते हुए कहा, तो फिर मुझसे खिंच क्यों रहे हो? उसकी आवाज जज्बात से बोझल हो रही थी। क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ? अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं इंतहाई नामुनासिब रवैये का मुजाहिरा कर रहा हूँ। अगर कोई लड़की इस किस्म के रवैये का मुजाहिरा करे और साथ ही वो नौजवान और हसीन भी हो तो मर्द की अकल पर पत्थर पड़ जाने चाहिए। मेरे रवैये का खिंचाव उसे शुबे में डाल सकता था और मुमकिन है उसके बाद मुझे अपने मकासद के हुसूल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ जाता। मैंने यकलख्त उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे खुद से करीब करने की कोशिश की, जिसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने बहुत उम्दा किस्म का सेंट लगा रखा था। मैंने उसके कान में सरगोशी की, ये तुम मुझे कहाँ ले आई फ्लोरा? मुझे डर है कि कहीं जब्त का दामन मेरे हाथों से छूट न जाए। वो आंखें बंद किए हुए बोली, क्या बहकने के लिए भी इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है? मैंने कहा, इजाजत की जरूरत नहीं होती, मगर इसमें माहौल का भी दखल होता है। मैं जब्त का आदमी हूँ, एक बार जब्त का दामन हाथ से छूट जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कसमसा कर बोली, मालूम नहीं तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, ये बातें करने का वक्त तो नहीं है। मैंने कहा, मेरे ख्याल में यहाँ बैठ कर तो बातें नहीं की जा सकती, यहाँ बड़ी घुटन है। किसी रोज मैं अपने गरीब खाने पर तुम्हारी दावत करूंगा, उस रोज तुम्हें मेरे बारे में अंदाजा होगा। उसी रोज तुम्हें पता चलेगा कि जब मेरे हाथों से जब्त का दामन छूटता है तो क्या कयामत आती है। मेरी मानो तो इस वक्त बाहर खुली हवा में चलकर बैठते हैं। फ्लोरा एक झटके से उठ खड़ी हुई। वो तुनक कर बोली, तुमने सारा मूड तबाह कर दिया, चलो बाहर ही चलते हैं। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और उस मौके से फायदा उठाने में किसी भी किस्म का तसाहुल नहीं बरता। उसके साथ उस कुंज तन्हाई में बैठकर खुद पर काबू रखना जिस किस्म का कड़वा इम्तिहान था, उस किस्म के इम्तिहानों से मैं हमेशा बच निकलने की ही कोशिश करता था। हम एक बैरूनी मेज पर आ बैठे। मैंने 2-3 गहरी गहरी सांसें लेकर खुली फजा से ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार अपने फेफड़ों में दाखिल की। इससे मुझे अपनी परागंदा ज़हनियत ख़त्म करने में बड़ी मदद मिली, वरना फ्लोरा के गैर मुतवक्के हमले ने मेरे होशो हवास तितर बितर करके रख दिए। मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसने सिर्फ मेरे साथ ही इस किस्म की हरकत की थी या ये उसका मुस्तकिल तरीक़ा वारदात था। दोनों के इम्कानात बराबर थे। मर्द ज़ात को किसी खूबरू लड़की की रफाकत मैसर आ जाए तो वो सब कुछ भूल जाता है, बल्कि लड़की का खूबरू होना कुछ ऐसा ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता। जज्बात की आंधी में तो बाज़ औक़ात भद्दी लड़कियां भी हसीन मालूम होने लगती हैं।